नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनावों की एक बड़ी जानकारी के साथ। रघुराज सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 1 बजे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ पहुंचकर नामांकन उनकी ओर से दाखिल किया जाएगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं और सामने है उनके रघुराज भारतीय जनता पार्टी की ओर से। 1 बजे बीजेपी नेताओं के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान मौजूद रहेंगे। रघुराज शाके को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 2 बार के सांसद हैं। समाजवादी पार्टी की टिकट से इटावा से विधायक भी रहे हैं और अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में है और प्रत्याशी हैं इनमें मैनपुरी लोकसभा में। जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने पर्चा खरीदा है नामांकन को लेकर। आज उनकी ओर से नामांकन दाखिल किया जाएगा। हमारे वरिष्ठ नेता सब बैठे हैं, कार्यालय पर आया हूं। अभी हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, सभी हम वरिष्ठ लोग बैठ करके अभी तय करते हैं। अभी संभावना जताई जा रही है, हम लोगों की आपस में चर्चा हो जाए, एक बार फाइनल हो जाए। कल 1 बजे हमारे घोषित प्रत्याशी से रघुराज सिंह शाके जी नामांकन करेंगे। कोई और शीर्ष नेतृत्व से नेता आ रहे हैं क्या? योगी जी के सब जी या कोई और बड़ा नेता? 4 घंटे की दूरी बाई रोड है लखनऊ दिल्ली, और बाई प्लेन 1 घंटा। आना होगा तय कर लेंगे। वैसे भी यहाँ पर्याप्त लोग हैं, अगर कोई नेतृत्व की इच्छा होगी आना चाहेगा तो उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी जितना मजबूत कोई कार्यकर्ता है, हमेशा चुनाव के मूड में रहता है। आज डिक्लेयर हो रहा है चुनाव कैंडिडेट का, लेकिन हम देख रहे हैं 15 दिन से चुनाव लड़ रहे थे कार्यकर्ता। इतना मजबूत कार्यकर्ता हम तो समाजवादी में रहे हैं ना। वो आलसी कार्यकर्ता है, केवल गुंडाई करना जानता है। हम तो उससे निकल के आए ना। वहाँ गुंडाई केवल उससे नाम पे। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझदार है, सभ्य है, वो जनता के बीच में जाने का काम करता है। तभी आप देख रहे हैं इतनी भीड़ थी अखिलेश जी का जो 2005 के चुनाव में पता ही नहीं चल रहा था, इतनी हवा। लेकिन जनता ने निर्णय लिया कि हमने गुंडा राज को खत्म करने का, माननीय योगी जी ने करने का काम किया था। तो रघुराज शाके को आपने सुना जीत का दम भरते हुए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नदीम सिद्दीकी मैनपुरी से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नदीम, सोमवार को डिंपल यादव अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। आज दिन है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का। तैयारियां बीजेपी की ओर से किस तरह से चल रही हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी कल घोषित हुए हैं रघुराज सिंह शाके, वो आज 11 बजे कचहरी में नामांकन करेंगे। हालांकि इनका टाइम जो पहले था वो 1 बजे का था, अब टाइम में परिवर्तन कर दिया है, तो 11 बजे अपना नामांकन करेंगे। हालांकि रघुराज सिंह शाके अब इटावा से निकले हैं। इटावा से निकलने के बाद में उन्होंने अपना शिवपाल सिंह यादव को अपना राजनीतिक गुरु बताया था और मुलायम सिंह नेताजी मुलायम सिंह यादव को उन्होंने अपना गुरु बताया था। तो उन्होंने सबसे पहले घर से निकलने के बाद में सैफई में मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पे पुष्प अर्पित किए हैं। उसके बाद में अपने गुरु शिवपाल यादव से आशीर्वाद लिया है। उसके बाद में वो मैनपुरी निकल के आए हैं। अब कुछ ही देर में वो मैनपुरी के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी के यहाँ अपना 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जी नदीम, अब कौन कौन से बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं रघुराज शाके के नामांकन के दौरान? क्या इसको लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है? चूंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, जिस तरह से आपने कहा कि 11 बजे वो अपना नामांकन जो है दाखिल करने जा रहे हैं, करीबन 25 मिनट का समय बाकी रह गया है। देखिए, अगर अभी उनके साथ में होने की बात की जाए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम आ रहा है, महेंद्र नाथ का आ रहा है, प्रदेश अध्यक्ष आ रहा है, एक त्यागी जी का आ रहा है, और कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का नाम आ रहा है, रामनेश अग्नोत्री जी का आ रहा है। इस तरीके से कम से कम 1 दर्जन लोग उनके साथ, 1 दर्जन राजनीतिक लोग उनके साथ नामांकन में शामिल होंगे। अभी देखने की बात होगी कि प्रस्तावक के रूप में उन्होंने किनको बनाया। हालांकि जो मेरे सूत्र कह रहे हैं उस सूत्रों के आधार पर अगर माने तो मैनपुरी के पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान उनके प्रस्तावक हैं, रामनेश अग्नोत्री उनके प्रस्तावक हैं और 2 अन्य प्रस्तावक हैं, जिसमें एक वर्तमान जिलाध्यक्ष भी प्रस्तावक हैं। अभी देखने की बात जब होगी कि जब वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, उसके बाद में लिखा पढ़ी में पता चलेगा कि कौन किसका प्रस्तावक था। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। सही है, बिल्कुल जायज बात है। अभी कुछ देर बाद तस्वीर क्या कुछ होगी क्लियर हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से रघुराज शाके पर अपना दांव चला है, इसका फैसला तो पहले वोटिंग होगी और फिर मतगणना के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर किस तरह से दांव चला। लेकिन बड़ा सवाल इस पूरे उपचुनाव में मैनपुरी में बात है कांग्रेस पार्टी की, बात है बहुजन समाजवादी पार्टी की। इनका किस तरह से स्टैंड है? ठीक है, नामांकन अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया है, लेकिन
कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम तमाम जो नेता हैं विरोधी दल के वो भी जरूर करते हैं। किस तरह का स्टैंड इन दोनों ही पार्टियों का भी नजर आ रहा है? देखिए, अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें या कांग्रेस की पार्टी की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि मैंने नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में ये अपना कैंडिडेट नहीं घोषित किया है और मैंने अपने जो वोटर हैं उन्हें अपने वोटरों के लिए अपील की है कि जिसने आपके क्षेत्र में विकास किया और जिसने आपके क्षेत्र में डेवलपमेंट किया और जिसने आपके क्षेत्र में आप तरक्की के बारे में सोचा हो, आप उसको अपना वोट करिएगा। हालांकि उन्होंने खुल के नहीं बोला है कि आप हमारा वोटर किसको वोट करेगा, लेकिन एक इशारा साफ साफ जाता है कि समाजवादियों के लिए उन्होंने एक संकेत दिया है कि क्योंकि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, गढ़ है और जो डेवलपमेंट हुआ है जो समाजवादी पार्टी सरकार हुआ, तो इसलिए उनके अंदाज ये लगता है उन्होंने टिकट किया है वो समाजवादी पार्टी के लिए किया है। हालांकि अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, उन्होंने जो वोट अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है तो उनका कहना है कि मैंने बाई इलेक्शन में कहीं पर भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, मैनपुरी में भी यही फैसला लिया गया। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर मूल वोटर है वो कहाँ वोट करेगा, ये किधर जाएगा, ये अभी कुछ कहना जल्दबाजी हुआ। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है उसमें से 50-50 का मामला नजर आ रहा है, क्योंकि 50% बीजेपी में वोट जा सकता है और 50% सपा में आ सकता है। बहरहाल क्या होगी आखिरी तस्वीर, इसका फैसला तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इस तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए। और उपचुनावों से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। उपचुनावों के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है। रामपुर से आसिम रजा खान को टिकट दिया गया है। आजम खान की सीट पर उपचुनाव लड़ेंगे आसिम रजा खान। बड़ी जानकारी रामपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई। सुरेश कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश, समाजवादी पार्टी की ओर से आसिम रजा खान को टिकट दिया गया है रामपुर उपचुनाव में। अभी किस तरह के समीकरण इस सीट पर बने हुए हैं, क्योंकि बेहद ही मजबूत गढ़ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का है। आजम खान की विदाई रद्द होने के बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं। जी रितेश जी, बिल्कुल बता दूं आपको, जिस तरीके से आजम खान ने आसिम राजा पर फिर से भरोसा जताया, क्योंकि पिछले लोकसभा उपचुनाव में भी आसिम राजा को ही कैंडिडेट बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं आजम खान का जो भरोसा है वो आसिम राजा पर ज्यादा है। क्योंकि अगर वो प्रत्याशी उतारते तो कल तक जो चर्चाएं थी वो उनकी अपनी पत्नी की संगीत फातिमा के लिए चर्चाएं चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आजम खान ने रात प्रत्याशी घोषित करके इस पर विराम लगा दिया है। जिस तरीके से आजम खान ने आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी अपनी जो लोकप्रिय सीट है वो 10 बार के विधायक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस पर भरोसा है कि आसिम राजा उनकी सीट को निकालने में कामयाब होंगे। लेकिन जो भाजपा के लोग हैं, जिस तरीके से भाजपा ने कल जो यहाँ पर वरुण बेनीवाल भी आए थे, उन्होंने यहाँ पर एक प्रेस वार्ता की थी और अपनी जीत का दावा किया है। जो आकाश सक्सेना हनी है बीजेपी के, वो आजम खान के बहुत ही चिर प्रतिद्वंदी कैंडिडेट है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा में आजम खान ने जेल से चुनाव लड़ा था और आकाश सक्सेना हनी को हराया था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी जिस तरीके से फिर सामने आने दोनों आमने सामने हैं, तो आजम खान के लिए एक साख की बात है, क्योंकि 10 बार की विधायक है, तो वो सीट अगर जाती है तो उनके जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी जिले को भेज रही है। जी निश्चित तौर पर सुरेश, बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये पूरे उपचुनाव और काफी ज्यादा दिलचस्प भी हैं, क्योंकि सवाल साख का है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए। तो रामपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल आसिम रजा को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। अब ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात लखनऊ से आ रही एक बड़ी जानकारी की। योगी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होगी। लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंथन किया जाएगा। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी, ऐसा बताया जा रहा है। योगी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी। लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में मंथन किया जाएगा। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होनी है, किस तरह की चर्चाएं, किन प्रस्तावों को मोहर लग सकती है? देखिए रितेश, करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर आज योगी कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है। 11 बजे से कैबिनेट बैठक शुरू होगी। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं सब
मौजूद रहेंगे। हालांकि केशव मौर्य का सुबह एटा दौरा है, वो हो सकता है कैबिनेट बैठक में शामिल ना होने पावे, लेकिन बाकी के सारे मंत्री आज कैबिनेट में बैठक में मौजूद रहेंगे। जो मुख्य रूप से जो बड़े प्रस्ताव हैं उनकी अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो प्रस्ताव इस कैबिनेट में रखा जाना है वो औद्योगिक नीति के तहत जो इलेक्ट्रिक नीति है। अभी आपने इसके पहले देखा होगा जो कैबिनेट में इलेक्ट्रिक वाहन नीति का जो संशोधन हुआ था, उसमें प्रस्ताव पास हुआ था। आज इलेक्ट्रिक नीति का इसमें प्रस्ताव पास होना है, इलेक्ट्रिक नीति को लेकर के, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि नोएडा में जिस तरीके से आपने डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया, डाटा सेंटर यहाँ पर बनाया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा, उसी प्रकार से जो मोबाइल कंपनियां हैं जो डिस्प्ले बनाती हैं, तमाम तरह की जो उनका उद्योग होता है, तो उनको लेकर एक नियम बनाया जाएगा, किस तरीके से उनको काम करना है, क्या कानूनी नियम होंगे, किस तरीके से उनको सरकार से मिलकर चलना होगा और किस किस हिसाब से उनको काम करना होगा, सरकार से क्या क्या चीजें उनको मुहैया कराई जाएंगी, ये सब तमाम चीजों को लेकर एक नीति बनाई जाएगी। दूसरा, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर भी आज एक नीति कैबिनेट में रखी जानी है कि अगर कोई बाहर से कोई पर्यटक आता है तो उसको किस तरीके से सुविधाएं दी जाएं, रुकना है तो कहाँ वो रुक सकते हैं, या उत्तर प्रदेश के जो गेस्ट हाउस हैं वो कहाँ बनेंगे, अगर कोई बाहर से अगर पर्यटक आता है तो उसकी भाषा के अनुसार वहां पर उनको गाइडलाइन दी जा सकती है कि कहां पर घूम सकते हैं, या फिर उनके रहन सहन के हिसाब से उनका खाना भी वहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो इन सब चीजों को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखा जाना है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं, उस पर मोहर लग सकती है। तमाम शिक्षा विभाग से हो सकते हैं, चिकित्सा शिक्षा विभाग से, औद्योगिक विकास से, तमाम जो प्रस्ताव आज रखे जाने हैं। करीब 12 बजे के आसपास कैबिनेट बैठक के बाद जब 12 बजेगा तो एक ब्रीफिंग भी होगी जिसमें उन प्रस्तावों का पता लगेगा कि कैबिनेट में कितने प्रस्ताव रखे गए थे और कैबिनेट की कितने प्रस्तावों पर मुहर लग पाई है। अनुप, लेकिन जिस तरह से आपने दोनों ही अहम मुद्दों का जिक्र किया, बात चाहे टूरिज्म को लेकर की जाए, टूरिज्म जब पर्यटक आता है तो सिर्फ पर्यटक नहीं आता बल्कि विकास भी साथ में चलकर आता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को लेकर भी जिस तरह से क्रेज अब बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, ये दोनों ही कदम कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास में एक अलग जो है पेज लिखने का काम करेंगे, अलग अध्याय लिखने का काम जरूर करेंगे। निश्चित तौर पर जब नीतियों का निर्माण किया जाता है तो उसके पहले काफी ज्यादा काम भी किया जाता है। अगर इस संदर्भ में समझने का प्रयास करें तो किस तरह से बीते दिनों कुछ बैठकें हुई हों, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को लेकर अगर बात की जाए, या फिर टूरिज्म के संदर्भ में जिस तरह से आपने जिक्र किया, इसको लेकर अगर किसी तरह की चर्चाएं पीछे दिनों में हुई हों या फिर बैठकें हुई हों जिसमें हम ये समझ सकें कि आखिर किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। देखिए, आपने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की बात की। इलेक्ट्रिक वाहन नीति पिछले जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें प्रस्ताव पास हुआ था, और आपने देखा भी होगा उत्तर प्रदेश में लगातार इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनकी चार्जिंग पॉइंट को लेकर के, या फिर अभी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक कारें बहुत सारे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में उतर रही हैं। तो उससे तमाम चीजों को लेकर प्रदूषण से राहत मिलेगी, जो एक ध्वनि प्रदूषण होता है उससे राहत मिलेगी, तमाम चीजों पर, और साफ सुथरे जिस तरीके से लेकर स्वच्छ भारत के एक मिशन के तहत एक तमाम जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो कहीं ना कहीं नींव का पत्थर साबित होंगे। इलेक्ट्रिक वाहन नीति अभी तक नहीं थी उत्तर प्रदेश में। तमाम जो औद्योगिक हैं, तमाम जो बाहर से कंपनियां अभी तक मोबाइल डिस्प्ले, मोबाइल कंपनियां अभी तक उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी। अभी आपने देखा देश का सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक डाटा सेंटर नोएडा में बना है। तो इनको लेकर क्या नीति है सरकार की तरफ से, क्या कुछ इनको बढ़ावा दिया जा सकता है, क्या सुविधाएं सरकार दे सकती है? हालांकि इसको लेकर बैठकें बहुत सारी हो चुकी हैं, लेकिन अब जब बैठकों के बाद मामला अब धरातल पर उतरने वाला है तो इसको नीति के तहत, एक सिस्टम के तहत इस पे काम किया जाएगा। दूसरी बात, पर्यटन को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ावा देती रहती है। आप काशी को देख लीजिए, आज काशी के पिछले सरकारों की स्थिति में किस तरीके से भव्य काशी बन चुकी है। राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, पहले अयोध्या से आज की अयोध्या में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसका कारण है कि वहां पर बैठकें हुई, प्लानिंग की गई, सिस्टम बनाया गया। तो इस वजह से पर्यटकों की संख्या लगातार, चाहे काशी की हो, चाहे अयोध्या में हो, या फिर तमाम ऐसे पर्यटक हैं, लखीमपुर का जंगल है उसको देखने के लिए, या फिर मथुरा की बात करें तो पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
सरकार का जो ये चाहती है कि अगर पर्यटक नीति में उनको कुछ लाभ मिलेगा, उनको आने जाने के लिए सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, उनको बात करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उनको एक मैप मिले कि कहां कहां वो जा सकते हैं, कहां कहां क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, उनके ठहरने के लिए क्या क्या इंतजाम हो सकते हैं। ऐसा नहीं पता लगे विदेश से कोई अगर पर्यटक आया है तो उसको जानकारी न हो कि वो उनका जो रहन सहन कहां पर अच्छा रहेगा, कहां पर उनके वातावरण के अनुसार रहना खाना सब कुछ मिल सकता है। जब ये सुविधाएं पर्यटक को उपलब्ध होंगी तो वो आसानी से उत्तर प्रदेश को घूम सकते हैं, उसका लुत्फ उठा सकते हैं और अध्यात्म की तरफ सब जुड़ सकते हैं। तो ये सब नीति को लेकर के आज कैबिनेट में रखा जाना है। अब 12 बजे के बाद रितेश पता लगेगा कि कैबिनेट बैठक में कितने प्रस्ताव रखे गए हैं और किस पर मुहर लग पाई है। बिल्कुल अनूप, आप नजरें बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे आगे भी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो विकास के संदर्भ में आज की ये कैबिनेट मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम बातचीत के लिए। उधर जालौन से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ सकते हैं। जी हां, यहां का रहने वाला एक शख्स पेशे से डॉक्टर है, लेकिन अपनी हरकतों को लेकर उसने सारी हदें पार कर दी। आपको बता दें कि जालौन के रेंडर थाने के रहने वाले राजवीर ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 शादियां की। इसके अलावा चौथी महिला से भी अवैध संबंध हैं। ऐसा आरोप मध्य प्रदेश की रहने वाली उसकी तीसरी पत्नी ने लगाया है। वहीं पूरे मामले में अगर अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने बताया कि रेंडर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। एक महिला ने शिकायत पत्र दिया है और साथ ही पीड़ित की मामी के साथ रेप को लेकर भी शिकायत मिली है। मामले में केस दर्ज कर पुलिस आगामी जांच में जुट गई है। ये जो प्रकरण है, जो महिला की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने अपने पति के खिलाफ, जो डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखवाया था, जिसकी विवेचना महिला थाना जालौन से हुई थी। विवेचना में साक्ष्य पाए जाने के बाद इसमें आरोप पत्र लग चुका है। आरोप पत्र इस समय माननीय न्यायालय में है। प्रकरण वहाँ विचाराधीन है।